हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल आईओ फ्लो। मेरे इस चैनल पे आपको लॉ से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती हैं। आज का जो वीडियो है वो होने वाला है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के एक टॉपिक के बारे में, जो कि है लॉ ऑफ एजेंसी। ठीक है, और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सेक्शन नंबर 182 को देखेंगे, जो हमें बताता है कि एजेंट कौन होता है और उनके अलग अलग टाइप्स और क्लासिफिकेशंस क्या हैं। ठीक है, देखिए बिजनेस वर्ल्ड में ना, जब हम एक इंसान किसी दूसरे इंसान के बिहाफ पर काम करता है, ठीक है, या किसी थर्ड पार्टी के साथ डील करता है ना, तो उसे हम एजेंट कहते हैं। इसी टॉपिक को आज हम देखेंगे और डिटेल में समझेंगे कि एजेंट कितने तरीके के होते हैं और उनकी क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है व्हाट इज एन एजेंट। तो सेक्शन नंबर 182 के मुताबिक एजेंट एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा पर्सन होता है जिसे किसी दूसरे इंसान के लिए कोई काम करने या किसी तीसरे व्यक्ति के साथ बिजनेस डीलिंग में उसको रिप्रेजेंट करने के लिए रखा जाता है। ठीक है, शॉर्ट में अगर हम कहें तो एजेंट खुद के लिए नहीं बल्कि किसी और के बिहाफ पर काम करता है। और यहाँ पर एक और बात इंपॉर्टेंट है कि प्रिंसिपल प्रिंसिपल कौन होता है? जिस व्यक्ति के लिए वो काम कर रहा है ना, या काम करने जा रहा है, वो व्यक्ति प्रिंसिपल कहलाता है। यानी कि यहाँ पे हम एक रिलेशनशिप देख रहे हैं जिसमें दो व्यक्तियों के बीच में रिलेशनशिप है। एक व्यक्ति प्रिंसिपल है, दूसरा व्यक्ति एजेंट है। जिसके बिहाफ में काम किया जा रहा है वो प्रिंसिपल है और जो काम कर रहा है वो एजेंट है। ओके, देखिए जो एजेंट होते हैं ना, वो 5 प्रकार के एजेंट होते हैं, 5 टाइप के एजेंट होते हैं। सबसे पहला है स्पेशल और पर्टिकुलर एजेंट, यानी कि विशेष या खास एजेंट। नेक्स्ट है जनरल एजेंट, जो कि सामान्य या एक आम एजेंट होता है। थर्ड है नॉन मर्केंटाइल एजेंट, यानी कि गैर व्यापारिक एजेंट, जो बिजनेस से जुड़े नहीं होते। ठीक है, इसके बाद है मर्केंटाइल एजेंट, यानी कि व्यापारिक एजेंट, यानी जो बिजनेस से जुड़े होते हैं। फिर आता है आपका सब एजेंट यानी कि उप एजेंट, एजेंट के अंदर काम करने वाला एक और एजेंट। ठीक है, अब हम इनको एक बार एक्सप्लेन करके देखते हैं। अब देखिए, अगर आप अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करें टाइप्स ऑफ एजेंट, तो इनको आप हेडिंग के तौर पर लिखते जाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास ये आता है स्पेशल एजेंट वर्सेस जनरल एजेंट, यानी कि दोनों के अंदर अंतर, तो आप इस तरीके से टेबल के फॉर्म में बनाकर लिख कर आएंगे। ठीक है, देखिए स्पेशल एजेंट कौन होता है? स्पेशल एजेंट यानी कि विशेष या फिर खास एजेंट। अब जो ये एजेंट होता है ना, इसकी अथॉरिटी लिमिटेड होती है। इसका अधिकार किसी एक खास काम के लिए या स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के लिए ही होता है। ठीक है, वहीं तक ही लिमिट होता है इसका अधिकार। नॉट लाइबल फॉर डील्स, अगर ये तय किए गए स्कोप से बाहर जाकर के कोई डील कर देता है, ठीक है, तो उसके लिए प्रिंसिपल की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए समझो कि जैसे किसी एक प्रॉपर्टी को बेचने के लिए अपॉइंट किया गया कोई एक एजेंट, तो इसका मतलब क्या हो गया? स्पेशल या पर्टिकुलर एजेंट वो एजेंट होता है जिसे किसी एक स्पेसिफिक टास्क या ट्रांजैक्शन को करने के लिए अपॉइंट किया जाता है। वो काम खत्म होते ही उसका एजेंसी भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट एजेंट आपके पास जनरल एजेंट, जिसको हम सामान्य एजेंट भी कहते हैं, यानी कि अपॉइंटेड टू डू ऑल एक्ट्स। इसे ना किसी बिजनेस के या ट्रेड से जुड़े हुए सारे कामों को करने के लिए अपॉइंट किया जाता है। इसके पास ब्रॉड अथॉरिटी होती है, यानी कि बिजनेस के सारे मामलों में फैसले लेने के और एक बड़ा और व्यापक अधिकार ये रखता है अपने पास। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे किसी टेक्सटाइल बिजनेस को या कपड़े के व्यापार को पूरी तरीके से मैनेज करने के लिए रखे गए कोई भी जनरल एजेंट। अब ये जो जनरल एजेंट होते हैं, इसका मतलब होता है कि इसके पास थोड़ी ज्यादा पावर है स्पेसिफिक एजेंट से, है ना। प्रिंसिपल के किसी पूरे बिजनेस या किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के सारे काम को मैनेज करने के लिए इनको अपॉइंट किया जाता है। स्पेसिफिक काम के लिए स्पेसिफिक एजेंट और सभी कामों के लिए जनरल एजेंट। अब हम देखते हैं नॉन मर्केंटाइल एजेंट, यानी कि गैर व्यापारिक एजेंट, जो बिजनेस से जुड़े नहीं होते। ठीक है, देखिए जो नॉन मर्केंटाइल एजेंट है ना, ये अपने नाम से ही क्लियर है। नॉन मर्केंटाइल यानी जो डायरेक्ट ट्रेडिंग, बाइंग या सेलिंग जैसे बिजनेस एक्टिविटीज नहीं करते हैं। ठीक है, ये एजेंट ना प्रिंसिपल के बिहाफ पर उन मामलों में काम करते हैं जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं होते, बल्कि उनके कानूनी अधिकारों और जिम्मेदारियों से रिलेटेड होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, इनके ना 3 बड़े और कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। नंबर पहला है लॉ एजेंट। ठीक है, इसमें हमारे ना
सॉलिसिटर्स या फिर एडवोकेट्स आते हैं, ठीक है। इनका काम होता है प्रिंसिपल को लीगल मैटर पर एडवाइस देना, और अगर कोई कोर्ट केस या कानूनी कार्रवाई चल रही है तो वहां प्रिंसिपल के बिहाफ पर खड़े होना। नेक्स्ट आते हैं स्टेट एजेंट, ठीक है। ये वो लोग होते हैं जो इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि जमीन, मकान या शॉप्स की डीलिंग संभालते हैं, ठीक है। जब आप इनके जरिए किसी प्रॉपर्टी को रेंट पर देते हो ना या खरीदते हो, तो ये आपके लिए एक नॉन मर्केंटाइल एजेंट की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे वाइफ एज एन एजेंट, यानी लॉ के मुताबिक कुछ ऐसे खास हालातों पर ना एक पत्नी अपने पति के एजेंट बन सकती है। जैसे अगर वो दोनों साथ रह रहे हैं, तो घर के रोजमर्रा के जरूरी जो सामान है, जो हाउस होल्ड नेसेसिटीज हैं, उनको खरीदने के लिए ना पत्नी के पास पति के क्रेडिट पर सामान लेने की पूरी अधिकार होती है, ठीक है। यहाँ जो पति है ना उसको पैसे चुकाने पड़ेंगे अगर उसकी वाइफ कोई सामान लेकर आ रही है तो, ठीक है। तो ये जो है हमारे नॉन मर्केंटाइल एजेंट्स हैं, जो बिजनेस से हटकर हमारे लीगल और सोशल लाइफ में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास मर्केंटाइल एजेंट, यानी कि व्यापारिक एजेंट। अब देखिए, नॉन मर्केंटाइल और मर्केंटाइल एजेंट के अंदर भी डिफरेंस आ सकता है, इसको भी आप अकॉर्डिंगली अपना आंसर प्रिपेयर करेंगे। ये वो एजेंट होते हैं जो कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन, व्यापारिक लेन देन में अपने प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इनमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे ऑक्शनेयर, नीलामी करने वाला, जो बोली लगाने वाला होता है। नंबर दो है ब्रोकर, जो कि दलाल होता है, दलाली करने वाला, जो सिर्फ बायर और सेलर को मिलवाता है। नंबर 3 है बैंकर, जो कस्टमर के बिहाफ पर ट्रांजैक्शन करता है। फिर आता है कमीशन एजेंट, जो कमीशन पर माल खरीदने या बेचने का काम करता है। फिर है डेल क्रेटे एजेंट, यानी कि जो उधार बिक्री की गारंटी लेता है। फिर आता है फैक्टर, जिसके पास माल को फिजिकल पोजेशन होता है बेचने के लिए, ठीक है, वो फैक्टर कहलाता है। अब हम इनकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अब देखते हैं मर्केंटाइल एजेंट्स यानी कि व्यापारिक एजेंट के कुछ एग्जांपल्स, जिसमें सबसे पहले आता है ऑक्शनियर की, ठीक है। अब ये जो ऑक्शनियर होता है ना, इसको कहते हैं नीलामी करने वाला। इसे ना सेलर अपॉइंट करता है ताकि ये पब्लिक ऑक्शन कर सके, यानी कि जनता के बीच में नीलामी करके सामान को बेच सके। अब शुरुआत में क्या होता है ना, ये सिर्फ सेलर का एजेंट होता है, लेकिन जैसे ही ये हाईएस्ट बोली पर, हाईएस्ट प्राइस पर अपना हैमर हिट कर देता है ना और नीलामी को पूरा कर देता है, तो ये जो है ना बायर का भी एजेंट बन जाता है। अब इसके पास ना एक पर्टिकुलर लियन होता है। वो क्या होता है कि जब तक इसको इसकी फीस या फिर चार्जेस नहीं मिल जाते, तब तक ये सामान को अपने कब्जे में होल्ड करके रख सकता है। इसके साथ साथ अगर बायर सामान को लेकर के पैसा नहीं देता है ना, तो इसके पास ये भी अधिकार होता है कि ये बायर के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल कर सके, ठीक है। नेक्स्ट आता है ब्रोकर, यानी कि दलाल। इसका मेन काम होता है परचेज और सेल के कॉन्ट्रैक्ट्स को करवाना, और इसके बदले में ये अपनी फीस लेता है, जिस फीस को हम कहते हैं दलाली या कि ब्रोकरेज, ठीक है। अब ये ना किसी एक का एजेंट नहीं होता, बल्कि ये सेलर और बायर दोनों का एजेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसका मुख्य काम होता है सेलर और बायर को आपस में मिलवाना और उनके बीच में डील को पक्का करवाना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि ब्रोकर के पास ना किसी भी सामान का कोई फिजिकल पोजेशन नहीं होता। इसका मतलब कि अगर किसी तरीके से इसकी फीस इसको नहीं मिल रही है, कुछ भी दिक्कत हो रही है, तो ये सामान को कब्जे में नहीं रख सकता। बस अपनी फीस को निकलवाने के लिए कुछ भी अपनी सेलर और बायर से बातें वगैरह फिक्स कर सकता है। अब इसके पास ना क्योंकि केवल नेगोशिएशन की पावर होती है, इसलिए ये किसी थर्ड पार्टी पर अपने नाम से लीगल केस भी नहीं कर सकता है। नेक्स्ट आता है बैंकर। अब देखो, बैंक और कस्टमर का जो रिलेशनशिप होता है ना, वो दो तरीके का होता है। पहला होता है डेटर और क्रेडिटर का, यानी कि कर्ज लेने वाला और कर्ज देने वाला, और दूसरा होता है एजेंट और प्रिंसिपल का। तो जब बैंक आपके बिहाफ पर शेयर या सिक्योरिटीज को खरीदता है और बेचता है, ठीक है, यानी कि बाइंग और सेलिंग करता है ना, तब वो आपके एजेंट की तरह एक्ट करता है। इसके साथ ही जब बैंक आपके चेक्स को, डिविडेंड्स को, आपके मुनाफे को या फिर आपके बिल्स को कलेक्ट करता है ना, तब भी वो पूरी तरीके से आपके एजेंट के रूप में ही काम कर रहा होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं मर्केंटाइल एजेंट के बाकी के बचे हुए एग्जाम्पल्स को। सबसे पहले आता है हमारे पास कमीशन एजेंट। कमीशन एजेंट का मतलब होता है कि जो कमीशन लेके काम करता है। इनका मेन काम ही ये होता है कि प्रिंसिपल के लिए गुड्स को खरीदना या फिर बेचना। काम के बदले जो हम इन्हें रिन्यूमरेशन या फिर मेहनताना देते हैं ना, उसे क्यों ही हम कमीशन बोलते हैं कि हमने इसका कमीशन इतना है, इसका इतना कमीशन दे दिया। ये मार्केट में अपने खुद के नाम से सामान खरीद और बेच भी सकता है, ठीक है।
और जहां तक सामान के पोजीशन यानी कि कब्जे की बात है, तो सामान का पोजीशन इसके पास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है केस टू केस। इसके बाद आते हैं अपने डेल क्रेडियर एजेंट के पास। ठीक है, ये देखते हैं कि किस अजीब टाइप का एजेंट है। ठीक है, तो ये एजेंट प्रिंसिपल को ये गारंटी देता है कि बायर जो है पैसे जरूर चुकाएगा, और इस बड़ी गारंटी के ना ये बड़े पैसे भी चार्ज करता है, यानी कि एक्स्ट्रा कमीशन लेता है। ठीक है, अगर कोई बायर सामान लेकर डिफॉल्ट कर जाता है यानी कि पैसे नहीं देता है ना, तो ये एजेंट उस बायर के बदले में प्रिंसिपल को पैसे चुकाता है। यानी कि प्रिंसिपल को पैसे देने का हायर रिस्क ये बियर करता है अगर बायर डिफॉल्ट कर जाता है। प्रिंसिपल इसे तब अपॉइंट करता है जब उसे किसी अननोन पार्टी पर, जिन पर उन्हें भरोसा नहीं हो, उनके साथ कोई डील करनी पड़ती है। अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो ये जो एजेंट है ना, ये बायर के पैसे ना चुकाने के केस में ना हाई रिस्क को बियर करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास फैक्टर। फैक्टर एक ऐसा एजेंट होता है जिसे सेल करने के लिए सामान का फिजिकल पोजीशन दे दिया जाता है। ये मार्केट में सामान को प्रिंसिपल के नाम पर नहीं बल्कि अपने खुद के नाम पर बेचता है। क्योंकि सामान इसके पास होता है, इसलिए ये बायर्स को ना रिसिप्ट्स भी इशू करता है और जरूरत पड़ने पर उनके ऊपर केस भी फाइल कर सकता है। ठीक है, इसके पास जनरल लियन का अधिकार होता है, मतलब अगर प्रिंसिपल इसे इसके पूरे पैसे चुकाता नहीं है, ठीक है, या पैसे चुकाने से इनकार कर देता है, तो ये उनका कोई भी सामान अपने पास रोक के रख लेता है, लेकिन ये उस सामान को किसी को भी प्लेज नहीं कर सकता। ये इसकी एक खास बात होती है। अब देखते हैं हम सब एजेंट क्या होता है। ठीक है, तो इस स्लाइड में ना सबसे टॉप पर आप देख रहे हो कि जो एक डायग्राम बना हुआ है उसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है प्रिंसिपल, जो मेन मालिक है। प्रिंसिपल अपनी अथॉरिटी देता है किसी एजेंट को। ठीक है, और फिर वो एजेंट प्रिंसिपल के काम को आगे डेलीगेट कर देता है, यानी किसी और को सौंप देता है, जिसे हम कह देते हैं सब एजेंट। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी कौन सी ऐसी खास बातें हैं इसके अंदर। तो पहला पॉइंट है वर्क्स अंडर द कंट्रोल। सब एजेंट ना हमेशा ओरिजिनल एजेंट के कंट्रोल के अंदर काम करता है। ठीक है, प्रिंसिपल के डायरेक्ट कंट्रोल में काम नहीं करता है, यानी इसको मैनेज करने की सारी जिम्मेदारी ओरिजिनल एजेंट की होती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है सब एजेंट को काम करने की जो अथॉरिटी या फिर पावर मिलती है ना, वो उसे ओरिजिनल एजेंट से मिलती है, ना कि सीधे प्रिंसिपल से। ठीक है, तीसरा पॉइंट है सब एजेंट जो भी सर्विसेज देता है उसके बदले में उसे जो रीन्यूमरेशन देते हैं, जो पैसा मिलता है या जो फीस मिलती है ना, वो उसे ओरिजिनल एजेंट देता है, ना कि प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का इससे सीधा कोई भी लिंक नहीं होता है। ठीक है, सब एजेंट जो भी है, इसका जितना भी लेना देना काम है ना, वो सारे का सारा एजेंट से ही शुरू होता है, एजेंट पे ही खत्म हो जाता है। प्रिंसिपल का इसके साथ कोई रोल नहीं होता है। इसी के साथ हमारा टॉपिक ऑफ एजेंट और इसके टाइप्स खत्म होते हैं। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको मेरी वीडियोस यूजफुल लगती हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।